नमस्कार। न्यूज आवर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज की पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कराए जा रहे सर्वे को लेकर है, जहां जिसे आगामी उपचुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर टीएस सिंहदेव के बयानों को लेकर है, जहां उन्होंने न्याय यात्रा पर चर्चा करते हुए विभिन्न मुद्दों पर प्रदेश सरकार को घेरा। तीसरी बड़ी खबर धमकी भरे पत्र को लेकर है, जहां सर्च ऑपरेशन चलाकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और चौथी बड़ी खबर रतलाम नगर निगम के आदेश को लेकर है, जहां नेम प्लेट के आदेश के बाद विवाद शुरू हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती से गांव की नई जरूरतों का आकलन करने के लिए सर्वे अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत बड़े स्तर पर विकास की योजनाओं पर परिचर्चा आयोजित की जाएगी। यह अभियान राष्ट्रीय प्रगति की आधारशिला के रूप में प्रदेश के आत्मनिर्भर गांव और ग्रामीण विकास के महात्मा गांधी के दृष्टिकोण को भी सार्थक करेगा। यूपी सरकार की योजना है कि अभियान के आकलनों के आधार पर तकनीकी विचार योजनाओं की तैयारी की जाए। दरअसल योगी आदित्यनाथ सरकार सर्वे के जरिए विभिन्न योजना सामाजिक आर्थिक कमियों को दूर करने के लिए रूपरेखा तैयार करेगी। विकास की नई योजनाओं के लिए गांव की जरूरतें जानने का प्रयास किया जाएगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, जिनमें से 826 ब्लॉक और 57,691 ग्राम पंचायत हैं। सर्वे का उद्देश्य मुख्य तौर पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ग्राम सभाओं के विकास की योजनाओं का आकलन करना है और आकलन के अनुसार बजट आवंटन करना है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रशांत राव, ब्यूरो हेड लखनऊ से जुड़े हुए हैं। प्रशांत, ग्राम पंचायतों का आकलन प्रदेश सरकार की ओर से कराया जा रहा है। यह आकलन क्यों महत्वपूर्ण है और इसे किन माध्यमों को साधने का प्रयास इस सर्वे के माध्यम से किया जाएगा? बिल्कुल अभिनव, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो विकास की गति है और ज्यादा हो। इसको लेकर गांवों का सर्वे कराया जाएगा, क्षेत्र का सर्वे कराया जाएगा, उस आधार पर बजट का आवंटन किया जा सके। अभी जो बजट है वो आनुपातिक आधार पर यहाँ पर बांटा जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में गांवों का, खासकर ग्राम पंचायतों का, क्षेत्र पंचायतों का, जिला पंचायत क्षेत्र का और इसके साथ ही विधायक निधि है या फिर सांसद निधि है, इसका प्रयोग लगातार जो जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। लेकिन इसमें भी ये देखा जाना है कि गांवों में कहाँ कौन सी अभी योजना पहुंच पाई है, कौन सी योजना रह गई है, उसको किस तरीके से पूरा किया जा सकता है, उसको सरकार किस तरीके से नए योजनाओं में नए बजट के माध्यम से उसको किया जा सकता है। इसको लेकर नया सर्वे का जो है सरकार कराने जा रही है। इसमें गांवों की जरूरतें, क्या आवश्यकताओं को पूर्ति की जा सकती है, आजादी के बाद से किन योजनाओं को चलाया गया, उनमें से ये जो गांव है वो अब तक संतृप्त हो पाए हैं या नहीं है, इन चीजों का जो सर्वे हो रहा है इससे कई बातें बाहर निकल कर आएंगी। खासकर अभी भी उत्तर प्रदेश में गांवों की स्थिति ऐसी है कि जहां पर भी पक्के सड़कें नहीं हैं और इसके साथ ही बिजली की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और सड़क है, नाली है, चिकित्सा के लिए वहां पर कम्युनिटी सेंटर नहीं है, विद्यालय नहीं है अच्छे। तो ये सब चीजें जो है अभी बनी हुई हैं, जिसको लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ यह सर्वे कराने जा रहे हैं कि इस तरीके की जो बातें निकल कर आएंगी उसमें सरकार एक योजना चलाकर और एक बड़ा बजट खर्च करते हुए ऐसे गांवों को संतृप्त करेगी, ताकि आने वाले समय में यह जो कार्य है वो 2027 में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पक्ष में हो और एक बार तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार बनाए। और रही बात सर्वे की बात, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, यह जो है उत्तर प्रदेश होने वाले 10 उप विधानसभा चुनाव में भी फायदा करेगी, क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए बहुत से गांव विकास से बहुत अधूरे हैं। खासकर अभी अगर बात की जाए तो बिजली की, कहीं अभी हालांकि तमाम योजनाओं के तहत बिजली से गांव संतृप्त किए गए, लेकिन बहुत से गांव हैं जहां पर बिजली के जर्जर तार हैं या फिर बिजली के खंभे सही नहीं हैं। गांव में अंतिम घर भी ऐसे होते हैं, छोटे छोटे से मोहल्ले होते हैं जहां बिजली नहीं पहुंच पाती है, लेकिन कागजों में वहां गांवों में बिजली पहुंच चुकी होती है। तो ऐसे में उन गांवों को भी देखना है, कोई मोहल्ला मदरा कोई अछूता न रह जाए। इसके साथ ही जो मेन रोड है उनके में संपर्क मार्ग से वो गांव जुड़ जाए, बिजली वहां पहुंचे, सड़क वहां पहुंचे। इसके साथ ही पानी सबसे महत्वपूर्ण समस्या है, पानी उन गांवों तक पहुंचे। जो सरकार हर घर जन नल योजना चला रही है उससे उनको लाभान्वित किया जा सके
जो स्वच्छता के लिए शौचालय का बात की जा रही है, शौचालय हर घर में हो, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्वे कराना चाहते हैं। और दूसरी बात देखिए, आपने एक महत्वपूर्ण आपको बात बता दें और कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी भी लगातार गांवों में सर्वे करा रहे हैं, चाहे जल शक्ति मिशन के तहत हो या बिजली के तहत हो या फिर लोक निर्माण विभाग की तरफ से हो। सड़क, पानी और बिजली और स्कूल, ये 4 सर्वे मुख्य रूप से चल रहे हैं। ग्राम प्रधानों को फोन जा रहा है, ग्राम पंचायत के सदस्यों को फोन जा रहा है, बीडीसी मेंबर्स को जा रहा है और ये पूछा जा रहा है कि आपके यहाँ गांव में बिजली है, सड़क है, पानी है, चिकित्सा है कि नहीं है, और उसको नोट किया जा रहा है विभागों के अधिकारियों के माध्यम से, ताकि सरकार तक ये सर्वे पहुंचाया जा सके और उन गांवों को संतृप्त किया जा सके। ठीक जी प्रशांत, जो गांव या ग्राम पंचायतों की कमियों का आकलन कर उसकी पूर्ति करना ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन ग्राम पंचायतों के स्तर पर कई बार भ्रष्टाचार के मामले भी निकलकर सामने आते हैं। कई बार जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन या तो ढंग से नहीं हो पाता या फिर जो प्रधान या सचिव हैं वह आपस में बंदरबाट कर लेते हैं अधिकारियों के साथ मिलकर। तो इसको रोकने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से कोई कार्य योजना बनेगी? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में योजना लागू है जिसे डोंगल कहते हैं। यहाँ पर चाहे वो प्रधान हो, सचिव हो या बीडीओ हो, सभी के डिजिटल सिग्नेचर जैसे यहाँ डोंगल बुक किया जाता है और उसी के माध्यम से फर्मों में सीधा जो है पैसा भेजा जाता है। अगर किसी ग्राम पंचायत के द्वारा कोई निर्माण कार्य किया जा रहा है तो 2 लाख से ऊपर के जो कार्य होते हैं उसमें यहाँ पर टेंडर प्रक्रिया लागू की जाती है और टेंडर प्रक्रिया के बाद ही वहां पर काम शुरू होते हैं। तो ऐसे में ये पारदर्शिता लागू है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है कमीशन की बातें अभी निकलकर सामने आती है कि अधिकारी कमीशन को लेकर आपस में झगड़ते हैं और इस तरीके करप्शन। हाँ, एक जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है कि जो गुणवत्तापूर्ण कार्य होने चाहिए तो वो नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इन सर्वे के बाद जो है लगाम लग पाएंगे। और खासकर एक चीज जो उत्तर प्रदेश में देखी गई है वो सबसे महत्वपूर्ण समझने वाली अभिनव बात होगी कि जियो टैगिंग के माध्यम से जो विकास कार्य की योजनाओं को यहाँ पर विकास कार्य की योजनाओं को जो जिला कार्य योजना में डाला जाता है, ग्राम पंचायत की कार्य योजना में डाला जाता है, उसमें जो सबसे बड़ा हेरफेर हो रहा है कि एक ही सड़क की अलग अलग एंगल से फोटो ली जाती है और उसी को 4 बार 4 जगहों में दिखाया जाता है। एक सड़क का 4 बार पैसा उठाया जाता है। ये जो करप्शन हुए हैं उसमें सबसे बड़ा एक जो मामला आया था, अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए, कानपुर देहात के संदलपुर ब्लॉक में, यहाँ पर जो ब्लॉक प्रमुख है संदलपुर में, उनके द्वारा एक भ्रष्टाचार किया गया था। स्वयं उनकी फर्म उसका निर्माण करवा रही थी, उसके बाद वो निर्माण कार्य पूरा नहीं था। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने शिकायत की तो उसके बाद ये बड़ा घपला खुला था, 50 लाख से ज्यादा का ये घपला खुला था। लेकिन फिर भी क्योंकि सब जानते हैं किस तरीके की कानूनी कार्रवाई होती है, और उसके बाद उसने ब्लॉक प्रमुख ने एक लेटर पे कबूल भी किया कि उसकी जो संस्था है उसके द्वारा इस तरीके का भ्रष्टाचार किया गया। लेकिन फिर भी अधिकारियों की मिली भगत से उसका खाता जो है सीज होने के बाद खोल दिया गया, उसके अधिकार बहाल हो गए। तो ये करप्शन की बात जरूर निकल कर आती है। हाँ, इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ध्यान देने की जरूरत है कि जो ऐसे भ्रष्टाचारी हैं उन पर लगाम लगाना चाहिए कि एक तरफ वो भ्रष्टाचार भी कर रहा है, दूसरी तरफ वो स्वीकार भी कर रहा है, तीसरी तरफ जो उसका खाता सीज किया गया, अधिकार सीज किए है, पुनः बहाल कर दी जाती है, जिससे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। इस पर लगाम लगाने की जरूरत है तो योगी सरकार को। बिल्कुल, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की जरूरत तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं इसे आगे चलकर, जैसा आपने अपने वक्तव्य में भी अभी कहा कि 2027 के लिए कहीं ना कहीं अब नींव रखना शुरू कर दी गई है। और क्या जो ये सर्वे है इसे जो जमीनी स्तर पर अपनी प्रेजेंस जो सरकार है वह बढ़ाना चाहती है सर्वे के माध्यम से, तो जो उपचुनाव आने वाला है क्या उससे भी जोड़कर इसे सर्वे को देखा जा सकता है? प्रशांत। बिल्कुल 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 अभिनव, आपने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। यही उद्देश्य है सरकार का, क्योंकि जिस तरीके से विकास को लेकर सरकार लगातार जो है दावे कर रही थी, उनके मंत्री जो अपने जनपदों में जाकर प्रवास कर रहे थे और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार विकास के दावे कर रहे थे, लेकिन विकास हकीकत से कहीं और था। और अगर देखा जाए कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हावी है और अफसरशाही के उत्तर प्रदेश में यह हालत है कि यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं कि हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कई शिकायतें की हैं। तो ये सब चीजें जरूर है कि ये उत्तर प्रदेश में जो 10 उप विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जो सर्वे कराया जा रहा है, उससे मतदाताओं में प्रभाव जरूर होगा कि अगर उनके गांव में सड़क पूरी नहीं है या फिर उनके यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, विद्यालय अच्छा नहीं है और इसके साथ ही बिजली नहीं है, तो जब किसी बड़े अधिकारी का फोन आता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक तरीके से कहा जाए कि मेंटल तरीके से लोगों को यह प्रिपेयर करना है, समस्याओं के प्रति निजात दिलाना चाहती है, उस पर काम करना चाहती है। इसको लेकर निश्चित तौर से ये जो उसका फायदा हो सकता है। जी जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की सरकार कहीं ना कहीं
ग्रामीण स्तर पर तो विकास का प्लान बना ही रही है, साथ ही साथ अपनी प्रेजेंस भी बढ़ाना चाहती है। आगामी चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं योजना भी तैयार ही होगी। बहुत शुक्रिया प्रशांत, जुड़ने के लिए, आपका अहम जानकारी साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने मीडिया से रूबरू होते हुए न्याय यात्रा को लेकर चर्चा की और उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस हिरासत में मौतें हो रही हैं जो कांग्रेस के शासनकाल में नहीं सुनी, और आम जनता फर्जी नक्सली मुठभेड़ों का आरोप भी लगा रही है। वहीं टीएस सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएं ध्वस्त हो गई हैं, जहां जन जागरण और सरकार को नींद से जगाने के लिए न्याय यात्रा निकाली जा रही है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जिज्ञासा चंद्रा संवाददाता रायपुर से जुड़ी हुई हैं। जिज्ञासा, जिस प्रकार से न्याय यात्रा कांग्रेस की ओर से निकाली जा रही है और अब टीएस सिंहदेव का इस न्याय यात्रा को लेकर चर्चा करते हुए बयान सामने आया है और उन्होंने जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर फिर से एक बार निशाना साधा है, इसे किस प्रकार से देखा जाना चाहिए? देखिए, जो कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी जो है लगातार जो है विरोध प्रदर्शन कर रही थी और अभी 6 दिवसीय जो है न्याय यात्रा निकाली गई थी, जिसमें पीसीसी के दीपक बैच के नेतृत्व में जो है कांग्रेस पार्टी के जितने भी तमाम नेता सभी जो है इस न्याय यात्रा में शामिल हुए। इसी के साथ जो है टीएस सिंहदेव है जो छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह गए थे, उन्होंने इस तरह से जो कानून व्यवस्था पर दबाव बनाते हुए सरकार को सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मौतें हो रही, जेल के अंदर में जो कैदियों की मौत होती जा रही है और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में लगातार जो है कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, लगातार दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं, लगातार जो है कानून व्यवस्था ध्वस्त है और जिस तरह से बलौदा बाजार की घटना सामने, ये पूरी तरह से सत्ता पक्ष का जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से यहाँ ध्वस्त हो चुकी है और जो सरकार ने सम्मिलित सफल रही है। बिल्कुल, टीएस सिंहदेव ने जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर तो तंज कसा ही है, निशाना साधा ही है, लेकिन उसी के साथ ही नक्सल मुठभेड़ों को लेकर भी उनकी ओर से मांग उठाई गई है कि फर्जी बताया उन्होंने। एक और जहां जो प्रदेश सरकार है, केंद्र सरकार की सहायता से नक्सलों के खिलाफ जो प्रभावी अभियान है उसको छेड़ते दिख रही है, दूसरी ओर कांग्रेस इसे फर्जी बता रही है। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की पिछले 8 महीने की सरकार में नक्सली मुठभेड़ हुआ है और लगातार हमने देखा है कि हमारे जवान जो है बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार नक्सलियों को मार गिरा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अभी नहीं, शुरू से ही कहना है कि कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि जो नक्सली मुठभेड़ में जितने भी नक्सली जो है मारे जा रहे हैं वह सभी जो है हमारे आदिवासी, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को जो है नक्सली गलत तरीके से नक्सली बताकर उन्हीं का ही जो है एनकाउंटर किया जा रहा है और उन्हीं को ही मारा जा रहा है। ऐसा जो कांग्रेस पार्टी का अभी नहीं, शुरू से ही आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल जिज्ञासा, जिस प्रकार से न्याय यात्रा निकाली गई इसे एक वार्म अप की तरह देखा जा रहा था जो निकाय चुनाव आने वाले हैं छत्तीसगढ़ में उसको लेकर। तो ये जो न्याय यात्रा है, जो 6 दिवसीय न्याय यात्रा निकाली गई, ये कितना चार्ज अप करने में सफल रही है कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के? देखिए, जिस तरह से आज जो न्याय यात्रा निकाली गई थी, आज इसका अंतिम दिवस है, इसका जो उत्साह है पूरे कांग्रेस पार्टी में देखने मिला। पीसीसी चीफ दीपक बैच जो काफी उत्साह में नजर आया और उन्होंने ये कहा भी है कि ये जो है अभी हमारी न्याय यात्रा जो है खत्म नहीं हुई है, उसकी शुरुआत हुई, इसके आगे भी हम छत्तीसगढ़ के कोने कोने से जो है छत्तीसगढ़ के वासियों के लिए, छत्तीसगढ़ के जनता के लिए न्याय मांगते हुए हम कोने कोने से जो है न्याय यात्रा हमारी निकलेगी और ये अभी समाप्त नहीं हुई है, अभी केवल शुरुआत है। आगे बचे हुए 4 सालों में हम छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए लगातार जो है यात्राएं करते रहेंगे। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की न्याय यात्रा के लिए लगातार छत्तीसगढ़ के लोगों को न्याय दिलाने के लिए यात्रा करते रहेंगे, लेकिन जो आपसी बिखराव देखने को मिला इस न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेसी नेताओं के बीच, और भाजपा ने तो इसे एक फर्जी जो कहें कि इसका कोई महत्व नहीं रखता न्याय यात्रा का, यह भी कहा था। तो जो आपसी बिखराव देखने को मिला, इसकी अगर मैसेजिंग की बात करें तो कार्यकर्ताओं में इसका सकारात्मक मैसेज गया है, नकारात्मक मैसेज गया है कि हमारे तो नेताओं में भी आपस में नहीं बनती? देखिए, जो बिखराव है, जो
बिखराव है कांग्रेस पार्टी का, वो अभी से नहीं, विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की हमने हार देखी थी, बड़ी संख्या में उसकी हार हुई थी और भारतीय जनता पार्टी सत्ते में आई, उसके बाद से जो कांग्रेस पार्टी के अंदर बिखराव देखने को मिला। तो लगातार जो कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े नेता है वे कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के खेपे में जो है शामिल हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी को जो है दामन थाम दिया था। और लोकसभा चुनाव में भी जिस तरह से छत्तीसगढ़ में केवल एक ही सीट कांग्रेस पार्टी के पास आई थी, तो इसके बाद भी जो है बड़ी संख्या में सैकड़ों की संख्या में जो बड़ी बड़ी संख्या में लोग जो है कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। और इसके बाद जिस तरह से न्याय यात्रा देखी गई थी, लेकिन न्याय यात्रा जो काफी सफल रही। यहाँ पर तो जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता काफी सहज से जो है समर्थन करते हुए नदी पर बैठकर। बिल्कुल, कांग्रेस की माने तो न्याय यात्रा काफी सफल रही है और आगे भी इसी तरह की यात्राएं निकाली जा सकती हैं और संगठन को और मजबूत किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया जिज्ञासा, जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। मध्य प्रदेश के महाकाल मंदिर समेत कुछ रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जहां राजस्थान में हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन सुपरिटेंडेंट को धमकी भरा पत्र मिलने से सनसनी फैल गई, जिसमें जैश-ए मोहम्मद की ओर से एमपी राजस्थान के रेलवे स्टेशन महाकाल मंदिर समेत धार्मिक स्थलों में विस्फोट करने की बात लिखी है। उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि मीडिया के जरिए सूचना मिली है, हम सतर्कता बरत रहे हैं, राजस्थान पुलिस से संपर्क कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पत्र के बाद सर्च ऑपरेशन चलाकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए विजय नीमा हमारे साथ संवाददाता उज्जैन से जुड़े हुए हैं। विजय, जो ये बम से उड़ाने की धमकी रेलवे स्टेशनों को, महाकाल मंदिर को और धार्मिक स्थलों को उड़ाने की धमकी मिली है, इसके बाद प्रशासन की ओर से क्या कुछ प्रतिबंधात्मक कदम उठाए गए हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उज्जैन जो कि बाबा महाकाल की नगरी है, यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल का मंदिर है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एमपी और राजस्थान के धरती को खून से रखने की बात जो कही जा रही है, और जैसे मोहम्मद के नाम से एक धमकी भरा पत्र जो राजस्थान का हनुमानगढ़ उसके अधीक्षक को मिली है। और कहीं ना कहीं इसको लेकर जो प्रशासन की अलर्ट है, पुलिस प्रशासन ने इसको कहा है कि मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है। प्रदीप शर्मा का स्पष्ट तौर पर कहना है कि मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है और इसको लेकर हम सतर्कता बरत रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि आज भी क्राइम मीटिंग एसपी द्वारा ली जा रही है और आपको बताना चाहूंगा कि जो है उसको लेकर सतर्कता जो है प्रशासन द्वारा पूरी बरती जा रही है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो उज्जैन सहित या हनुमानगढ़ जंक्शन और राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और कोटा, बूंदी आदि जगह इसकी धमकी दी गई है। इसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और प्रशासन ने पूरे इंतजाम, मध्य प्रदेश जो बाबा महाकाल की नगरी कहा जाता है और देश प्रदेश से यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं और इसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। और लगातार जो है कि पुलिस एसपी जो कप्तान है वो लगातार इसको लेकर सतर्कता बरत रहे हैं। जी विजय, कई बार देखा जाता है कि जो मेटल डिटेक्टर या फिर जो सामान को चेक करने के लिए स्टेशनों पर मशीनें लगी होती हैं, कई बार बंद होती हैं, या फिर कई बार जो चेकिंग के लिए जिन अधिकारियों की, जिन पुलिसकर्मियों की या माफ कीजिएगा पुलिसकर्मियों की जगह जो रेल आरपीएफ या फिर जीआरपीएफ की जो फोर्सेस होती हैं वह बंद करके फोन चलाने में व्यस्त होती हैं। ऐसे में जब यह धमकी मिली तो आरपीएफ जैसी फोर्सेस और रेलवे विभाग की ओर से क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीधे तौर पर ये 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को ये वारदात करने की धमकी दी गई है और ये पत्र मिला है हनुमानगढ़ राजस्थान के पुलिस अधीक्षक को, रेलवे अधीक्षक को, जिसके बाद में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आरपीएफ और सीआरपीएफ के अधिकारियों को भी इस दिशा में सूचना दे दी गई है और रेलवे प्रशासन भी इसको लेकर अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए, सुरक्षा और पुख्ता की गई है। और कहीं ना कहीं जो लचीलापन है उसको भी सक्रिय तौर पर अधिकारी गंभीरता से ले रहा है और कहीं ना कहीं आगे की कार्रवाई जो तारीखें दी गई है और 2 नवंबर उस दिन की सतर्कता रखी जाएगी। बाकी अभी से ही पुलिस प्रशासन
और जो जीआरपीएफ, रेलवे पुलिस और ये सभी आरपीएफ और ये सभी अलर्ट मोड पर है और लगातार पुलिस कर्मियों अधिकारियों की बैठक लेता है और लगातार उनसे संपर्क कर रहे हैं और लगातार उन्हें गाइडेंस कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस धमकी को गंभीरता से लिया जा रहा है। कहीं लापरवाही या कोताही नहीं बरती जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विजय, जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। रतलाम नगर निगम इन दिनों उत्तर प्रदेश सरकार की राह पर है, जहां निगम ने आदेश पारित किया है कि इस बार नवरात्रि मेले में दुकान लगाने वाले व्यापारियों को बोर्ड पर अपने नाम के साथ दुकान चलाने वाले का नाम भी लिखना होगा। जहां नगर निगम की राजस्व समिति की ओर से फैसले को लेकर विरोध के सुर भी उठने लगे हैं। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। बता दें कि कालिका माता मंदिर में नवरात्रि पर 9 दिवसीय गरबा रास होता है, जहां इस वर्ष 3 से 12 अक्टूबर तक 10 दिवसीय नवरात्रि मेला लगेगा, जिसमें नेम प्लेट के आदेश को शहर काजी सैयद आसिफ ने तुगलकी फरमान बताया है। वहीं उन्होंने बताया कि बोर्ड लगाने का आदेश का विरोध और हंगामे की स्थिति में नगर निगम प्रशासन इसकी जिम्मेदार रहेगी। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए चैतन्य शर्मा संवाददाता रतलाम से जुड़े हुए हैं। चैतन्य, जिस प्रकार से नगर निगम का आदेश निकलकर सामने आया है, नेम प्लेट का आदेश जो उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से कुछ समय पहले कावड़ यात्रा के समय दिया गया था, वही आदेश नगर निगम ने पारित किया है। ऐसे में जो विरोध है वह क्यों देखने को मिल रहा है? अगर नेम प्लेट लगाई जाएगी तो इससे क्या हो जाएगा? देख रहे हो आप? चैतन्य, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? आवाज नहीं आ पा रही सर। इस सेकंड माफ कीजिएगा, चैतन्य से हमारा संपर्क टूट गया है। खबर रतलाम से है, जहां रतलाम नगर निगम इन दिनों उत्तर प्रदेश सरकार की राह पर चल पड़ी है। निगम ने आदेश पारित किया है कि इस बार नवरात्रि मेले में दुकान लगाने वाले व्यापारियों को बोर्ड पर अपने नाम के साथ दुकान चलाने वाले का नाम भी लिखना होगा। जहां नगर निगम की राजस्व समिति के इस फैसले को लेकर विरोध के सुर भी उठने लगे हैं। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। बता दें कि कालिका माता मंदिर में नवरात्रि पर 9 दिवसीय गरबा रास होता है, जहां इस वर्ष 3 से 12 अक्टूबर तक 10 दिवसीय नवरात्रि मेला लगेगा, जिसमें नेम प्लेट के आदेश को शहर काजी सैयद आसिफ ने तुगलकी फरमान बताया है। वहीं उन्होंने कहा कि बोर्ड लगाने के आदेश का विरोध और हंगामे की स्थिति में नगर प्रशासन इसकी जिम्मेदार रहेगी। रतलाम में नगर निगम की ओर से नया आदेश पारित किया गया है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार की दिशा निर्देश पर कहीं ना कहीं इस आदेश के माध्यम से नगर निगम को पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राह पर चलने का प्रयास रतलाम नगर निगम कर रहा है। निगम ने आदेश पारित किया है कि इस बार नवरात्रि मेले में दुकान लगाने वाले व्यापारियों को बोर्ड पर अपने नाम के साथ ही दुकान चलाने वाले का नाम भी लिखना होगा। जहां नगर निगम की राजस्व समिति के इस फैसले को लेकर विरोध के सुर अब उठने लगे हैं। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए चैतन्य शर्मा संवाददाता रतलाम से जुड़े हुए हैं। चैतन्य, नगर निगम रतलाम ने आदेश पारित किया है, नेम प्लेट को लेकर यह आदेश दिया गया है। क्यों यह आदेश पारित किया गया, इसकी क्यों जरूरत पड़ी? बता दो, रतलाम भी अब सरकार का आदेश की जरूरत पड़ेगी। रतलाम भी उत्तर प्रदेश की सरकार की राह पर चल पड़ा है। रतलाम नगर निगम भी उसके अनुसार काम कर रही है। आदेश के लिए इसे जरूरत पड़ रही है कि उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है नगर कि अगर नवरात्रि का रतलाम में कालका माता का मेला है, जो कालका माता नवरात्रि 9 दिन इसके लिए यहाँ पर दुकानें रखती है और दुकानें पर मालिक के साथ साथ दुकानों का प्रॉपर्टी नाम भी होना चाहिए। ये नगर निगम मुसलमान के आपत्ति उठाई है कि अगर कोई आपत्ति, अगर नाम दिखाएंगे, अगर कोई हंगामा होता है, जवाबदारी और प्रशासन की रहेगी, क्योंकि दुकानों पे नाम दिखाना, ये करना इस कारण से उसने सुप्रीम कोर्ट पे भी उन्होंने क्या किया। और ये उन्होंने जो रहते हैं मेन, उन्होंने बोला कि ये तुगलक का फरमान जारी कर दिया है लोगों ने, ऐसा क्यों हो रहा है?
चैतन्य, जो विरोध की आपने बात कही, विरोध हो रहा है इस नेम प्लेट को लेकर, तो अगर नेम प्लेट लगाने को लेकर विरोध क्यों हो रहा है? आखिर अगर कोई नाम लिख देगा तो इससे क्या ही बिगड़ जाएगा? और इसी के साथ ही जो विरोध कर रहे हैं उनका तर्क क्या है कि नाम क्यों नहीं लिखना चाहते दुकान के आगे? इससे पता लगता है कि दुकान की किस नाम की है, हिंदू की है, कौन बेच रहा है, किससे खरीदना है। इससे कई कारण इससे उत्पन्न होते हैं। लगता है कि माल बेचने वाला क्योंकि नवरात्र का मेला है, के लोग आते हैं, मेले में आते हैं, दर्शन करते हैं और 9 से 10 दिन तक होता है और बड़ा मेला लगता है। कालिका माता ठीक वो बड़ा प्रसिद्ध मेला लगता है। हमारे पास दूर दूर से यहाँ करने के लिए। चैतन्य, जो शहर काजी की ओर से कहा गया है कि अगर ऐसे में कोई प्रदर्शन होता है, कोई भी अगर उपद्रव होता है तो इसकी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी, क्या यह धमकी देने का प्रयास किया जा रहा है कि आगे अगर कोई भी इस तरह की घटना सामने आती है तो चेतावनी एक तरह से या धमकी भी इसे कहा जा सकता है कि अपना आदेश वापस ले लीजिए, नहीं तो इस तरह की कोई घटना हो सकती है? क्या इसे चेतावनी के तौर पर भी देखा जा सकता है? जी हाँ, कुछ भी हो सकता है, चेतावनी भी हो सकती है। जो बात करी है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक बिल्कुल, बहुत शुक्रिया चैतन्य, जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ आवर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।